राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर। आप रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस साइंस की क्लास नंबर 3 में यानी कि चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो बल और गति के नियम, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े पहले इस क्लास को क्लियर कर लो, फिर आप उनको समझ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इस क्लास का पीछे वाली क्लास से कोई संबंध नहीं है। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है, वो बच्चे इसको जरूर देखें जिन बच्चों की साइंस बहुत वीक है और वो चाहते हैं कि साइंस में हमारा अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाए, एनटीपीसी हम देने जाएं तो एनटीपीसी के एग्जाम में हम साइंस के क्वेश्चन उड़ा के आए। तो अभी से हमारी क्लास को नियमित देखें और आप पाएंगे कि आप साइंस में आपको बहुत अच्छी हस्त हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास की अब बात करते हैं। बात आती है बल की। तो बेटा बल क्या है? तो बल क्या है तो इसको समझिए। यह भौतिक में एक मौलिक अवधारणा है, यानी कि भौतिकी का ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु पर लगाए गए दाब या खिंचाव का वर्णन करता है। बल किसको परिभाषित करता है? किसी वस्तु पर लगाए गए दाब या दबाव या खिंचाव को वर्णन करता है बल। इस परिभाषा के हिसाब से आप समझ लें लिखित वाली या व्यवहारिक एक परिभाषा हम आपको और देते हैं। क्या वो परिभाषा क्या है? कि बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या है? एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अब आप देखिए कि ये चित्र नंबर फर्स्ट देख पा रहे होंगे। 3 इमेजेस दी गई हैं, तो पहली इमेज को देखिए। यहां बॉल रखी है और ये पैर से बच्चा इस बॉल को मारना चाह रहा है। जब पैर से बच्चा बॉल को मार देगा तो आपको पता है बॉल की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो ये बच्चे द्वारा क्या कहा जाएगा? ये बच्चे द्वारा लगा हुआ बल कहा जाएगा कि बच्चे ने बॉल पे बल लगाया, यानी कि बच्चे ने बॉल को धक्का दिया। तो धक्के को ही बल कहा जाता है। यस, तो ये धक्के के रूप में बल परिभाषित है। यहाँ हमने बताया बल क्या है? एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है। तो बॉल जब बच्चा यहाँ बॉल में धक्का मार देगा पैर से, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, तो जब पैर से ये धक्का मार देगा तो बल की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बल कहलाएगा कि बच्चे ने बॉल पे बल लगाया। दूसरी स्थिति में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जेंटलमैन है। दूसरी इमेज में देखिए, ये जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन एक बॉक्स को उठा रहे हैं, खिंचाव लगा रहे हैं ऊपर की ओर बॉक्स उठाने के लिए। तो ये जेंटलमैन, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भी बल लगा रहे हैं। तो बल समझ पाए? अब यहाँ पे ये खिंचाव लगा रहे हैं, यहाँ ये धक्का लगा रहा। तो धक्का लगाना भी बल लगाना है, धक्के को भी बल कहा जाता है और खिंचाव को भी बल कहा जाता है। तीसरी इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि एक रबड़ ली गई है, ठीक है, जो लड़कियां बालों में बांधती हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उसको ऐसे उंगलियों से ऐसे खींचा गया। तो ये उंगलियों द्वारा रबड़ पे क्या लगाया गया? बल। ये किस तरह का? खिंचाव। तो खिंचाव भी तो एक बल है। इस खिंचाव को भी क्या कहोगे? बल। तो कुल मिलाकर जो हमने तुम्हें व्यवहारिक परिभाषा बताई वो चीज समझिए कि बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है। और ये इमेजेस उस चीज को स्पष्ट कर रही हैं कि कैसे धक्का या खिंचाव है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात देखिए, अगला पॉइंट, बल का अगला कॉन्सेप्ट देखिए। क्या? कि बल प्रकृति के आधार पर वस्तुओं को तेज, धीमा या विकृति करने का कारण बनता है। अब बल की यदि हम बात करें तो बल ऐसा भी करता है, जो गतिशील वस्तुएं होती हैं, चल रही होती हैं, उन पे बल लग जाता है, एक्स्ट्रा बल,
तो वो फिर और तेज चल सकती हैं बल की वजह से। या किसी पे पहले से गति कर रही है, उस पे हमने कोई बल ऐसे धक्का लगाने लगते हैं, तो वो धीमे धीमे उनकी गति कम होने लगती है। बल क्या करता है, विकृति कर देता है। किसी चीज पे लगने पर उस चीज की आकृति को, उस चीज के फिजिकली डैमेज भी कर सकता, तोड़ फोड़ कर सकता, विकृति कर सकता। तो बल किन किन चीजों का कारण बन सकता है? बल गति को तेज करने का, बल गति को स्लो करने का, बल चीजों में विकृति करने का। क्लियर है? जैसे कोई चीज लुढ़क रही, कोई गाड़ी है, मान लो गाड़ी है, बाइक है, एक स्टार्ट नहीं हो रही, कोई लेके जा रहा धीमे धीमे, पीछे से आप लग जाते हो और ऐसे धक्का देने लगते हो। तो पीछे से धक्का देते हो, आपने अपना बल लगा दिया, तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती, वो तेजी से चलने लगती। तो वही कहा गया कि बल चीजों की गति को तेज कर सकता है, धीमा कैसे कर सकता? कोई लेके आ रहा, कोई चीज ढूंढा के ला रहा, तुम विरोध में, इधर वो ला रहा चीज इधर, तुम इधर से बल लगा दो, रोकने लगो, तो उसकी गति स्लो हो जाएगी। विकृति कर सकता है चीजों को, जैसे ये मार्कर है, इसमें हम बल लगा के इसको तोड़ भी सकते, तो ये विकृत करना। तो बल चीजों को तेज करने का, धीमा करने का, विकृति करने का कारण भी बन सकता है। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है, ठीक है, जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करता है। ये तुमने यहाँ 3 इमेजेस से समझा। दूसरी बात ये समझी कि गतिशील वस्तुओं की गति को बल बढ़ा सकता है, बल धीमा कर सकता है, और बल उनमें विकृति कर सकता है। अच्छा, बल कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। या एमकेएस पद्धति में यदि बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में बात करें, ये पद्धतियां हमने पहले चैप्टर में पढ़ाई थी, तीनों प्रकार की पद्धतियां, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो ये सीजीएस पद्धति में बात करें तो बल का मात्रक क्या है? डाइन है। डाइन 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब बात हम करते हैं कि सर जी बल का एक कोष्टक में मात्रक लिखा, ये कैसे है? ये फॉर्मूले से बना हुआ मात्रक है। कैसा? कि F बराबर, तुमने पढ़ा होगा ma। F जहां बल होता है, m क्या होता है? द्रव्यमान, और a क्या होता है? त्वरण। तो ये बल का फॉर्मूला होता है, F बराबर ma, ये फॉर्मूला होता है किसका? बल का। तो यहां से यदि मात्रक बनाना चाहें तो m का मतलब किलोग्राम, और a त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मात्रक एक क्या बना, जाके मूल मात्रकों के रूप में देखा जाए तो मात्रक बना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। बल, संपर्क बल। ठीक है, अब बल में हम बात करते हैं संपर्क बल कैसे होते हैं। असंपर्क बल, संपर्क बल, पहले 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर के उनके अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन समझाएंगे। तो संपर्क बल क्या होते हैं, यानी कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के भौतिक रूप से संपर्क में होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कि उनके बीच जो बल लगेगा वो संपर्क बल होगा। ये बल वस्तु की सतह का दूसरी वस्तु के सतह के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होते। एक उदाहरण दें, ये मान लो आपकी टेबल रखी है, टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, इस पे तुमने एक ये रख दिया गुटका, ठीक है, कोई रख दिया ब्लॉक। अब ये जब मोशन करेगा तो ये ब्लॉक की सतह और ये टेबल की सतह के बीच क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो ये संपर्क ही में तो है। इस ब्लॉक की, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये टेबल की जो सरफेस है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, टच में है। और ये जब मोशन करेंगी, चाहे नीचे वाली टेबल मोशन करे
या ये मोशन ग्राफ, टेबल तो बड़ी चीज है, वो मोशन काहे कराओगे, इसको पकड़ के उसको मोशन काहे कराओगे। ये तो तुम टेबल ऐसे स्थिर रखो, इस ब्लॉक को ऐसे चलाओगे तो इसकी सतह और इसकी सतह के बीच जो फ्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। ठीक है, तो संपर्क बल समझ गए। जब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु की सतह जब संपर्क में होती है तो उनके बीच परस्पर जब गति होती है या परस्पर कोई क्रिया होती है तो जो बल लगता है, जरूरी नहीं कि गति हो, कभी कभी ससंजक बल लगता है बिना गति के, तो गति बीच जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं उन्हें। आगे आ जाओ, संपर्क बल। अब अवलंबोत बल पे बात करें। अवलंबोत बल क्या होते हैं, यानी कि नॉर्मल फोर्स, ये क्या होते हैं, ये वे बल हैं जो किसी वस्तु के भार का समर्थन करने के लिए सतह द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। किसी वस्तु का समर्थन करने के लिए सतह द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अब देखिए आप, ये आपकी मेज रखी है, ठीक है, ये टेबल है और इस पे आपने कोई ब्लॉक रख दिया। मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है, m। तो ये ब्लॉक का, जब तुम जानते हो कि किसी में m मास है और वो वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी दूसरी वस्तु पर रखी जाए तो पृथ्वी की सतह क्या कहती है कि तुम नीचे आओ, तो वो गुत्ती त्वरण से नीचे की ओर खींचेगी, गुत्ती त्वरण नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि पृथ्वी द्वारा भी एक बल लगाया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो वो या गुरुत्व बल कहते हैं, तो वो गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर खींचेगी, किसको, m द्रव्यमान के पिंड को। ठीक है, तो वो उसके गुरुत्व बल का ये त्वरण होगा g। अब g m द्रव्यमान के पिंड पे g त्वरण नीचे की ओर लगेगा तो इसका वेट हो जाएगा mg, ये mg नीचे की ओर काम करने लगेगा, यानी कि ये mg जो भार है वस्तु का भार w बराबर mg, ये मेज पर नीचे की ओर दबाव डालेगा, नीचे की ओर धक्का लगाएगा। लेकिन यदि मेज ना धक्का लगाती तो ये नीचे जानी चाहिए, लेकिन मेज इसको नीचे नहीं जाने देती, मेज की सरफेस, यानी कि मेज भी उतना ही बल ऊपर की ओर लगाती है, तो इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जितना बल इस ब्लॉक ने नीचे की ओर मेज पे लगाया, जितना बल नीचे की ओर उतना ही बल मेज भी उस पे ऊपर की ओर लगा रही, और ये इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने दे रही, समझे। तो इस बल का नाम होगा, जो मेज ऊपर की ओर लगा रही है बल, इसी का नाम होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, इसका क्या नाम होगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल। देखिए समझिए, वे बल जो किसी वस्तु के भार को, भार मतलब mg को समर्थन करने के लिए सतह द्वारा ऊपर की ओर प्रतिकारी बल है, उन्हें क्या कहते हैं, अवलंब बल कहते हैं। तो इसका नाम अवलंब बल या अवलंब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि ये क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा है, क्रिया बल नीचे लग रहा है गुटके द्वारा मेज की सतह पर, तो मेज की सतह ऊपर लगा रही प्रतिक्रिया बल। अब उदाहरण दिए गए, पृथ्वी से ऊपर हमारा भार, अब हम जैसे हैं, हमारा वेट जो है 70 kg है, तो 70 kg जो वेट है वो हम पृथ्वी पर लगा रहे हैं, नीचे की ओर लगा रहे, पृथ्वी का केंद्र में खींच रहा है अपनी तरफ, तो वो हम भार अपना नीचे पृथ्वी की सरफेस पे लगा रहे, पृथ्वी की सरफेस उतना ही भार हम पे ऊपर लगा रही, वो ना लगा रही होती सरफेस तो हम नीचे चले नहीं जाते, लेकिन वो रोक रही है, इसका मतलब जितना हम बल लगा रहे, जितना हमारे भार है उतना ही बल ही अपोजिट साइड में लग रहा, सही है। अब दलदल जैसे होता है, दलदल में तुम जाओ तो दलदल में जाते तो क्यों धंसते चले जाते, क्योंकि वहां तुम्हारा भार नीचे की ओर जो लग रहा उसको उतना प्रतिक्रिया बल दलदल की सतह नहीं लगा रही होती कि तुम्हें ऊपर की ओर उतना ही बल दे दे और तुम ऊपर बने रहो। वहां पे क्या होता, सरफेस बहुत पोली होती है, तुम्हारा भार ज्यादा और वो लगाने वाला उसका बल बहुत कम, तो तुम नीचे ही की ओर चले जाता है कोई भी व्यक्ति दलदल में। जब किसी वस्तु को पकड़ते समय
मानव का हाथ, किसी वस्तु को पकड़ते समय मानव का हाथ। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास बार बार वही दिखाने के लिए है रिमोटवा, तो रिमोटवा देख लो। तो ये देखो कि जैसे ये हम रिमोट को पकड़े हुए हैं, तो इसका जो भार है वो नीचे की ओर है, लगा रहा नीचे की ओर, पृथ्वी खींच रही है किसी बल से। उस बल का नाम होगा इसका मास इंटू जी, उतने से नीचे की ओर खींच रही। लेकिन हम इसको रोके हुए हैं, तो जितना ये नीचे बल लगा रही उतने ही तो हम ऊपर लगाए हैं। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु को पकड़ते समय मानव का हाथ, हथौड़ा मारते समय हथौड़े में लगी कील। ठीक है, तो ये कैसे बल है? ये अवलंब बल है, ये अवलंब बल इसको बोलते हैं। ठीक है, वस्तु के भार को जो समर्थन करता है, भार के विपरीत जो बल लगता है, उस बल का नाम होता है अवलंब बल। ठीक है, अब बात आती है तनाव बल। रस्सी, डोरी, केबल को विपरीत सिरे से खींचने पर लगने वाला बल आकर्षण की क्षमता नहीं है। इसमें आकर्षण की क्षमता नहीं है, इसमें खींचने वाला बल क्या कहलाता है? तनाव बल। जैसे तुमने क्या कर दिया कि एक खूंटी में रस्सी बांध दी और उस दूसरी रस्सी के दूसरे सिरे से पकड़ के उसको खींच रहे रस्सी को, तो रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम होगा तनाव बल। उसका नाम क्या होगा? तनाव बल। इसमें कहाँ कहाँ उदाहरण है? देखो, गिटार की डोरी, गिटार की जो डोरी होती, दोनों सिरे बंधे होते तो ऐसे खिंचे रहते हैं। ठीक है, तभी तो उनको ट्यून करो तो ऐसे ऐसे चलती है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये गिटार की डोरी, ये भी तनाव बल का उदाहरण। मांसपेशियों का खिंचाव, ये मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है आप ना देख पाए, लेकिन ये भी तनाव बल। खेल के मैदान में झूला झूलना, झूला होता है तो झूला ऊपर बंधा हुआ है किसी चीज से, नीचे तुम बैठे हो, तो तुम्हारे भार के कारण उसमें तनाव है, खिंचाव है, तो वो तनाव बल। तो ये अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने संपर्क बल पढ़ा और अवलंब बल पढ़ा और तनाव बल पढ़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ संपर्क बलों के उदाहरण पढ़ेंगे। 3 तरह के बल पढ़े आपने, पहले संपर्क बल पढ़े, अवलंब बल पढ़ा और तनाव बल पढ़ा। अब संपर्क बलों के उदाहरण। तो संपर्क बलों में कौन कौन से हैं? प्रयुक्त बल। अब संपर्क वाले दिखा रहे हैं जो सतह की संपर्क की वजह से लगते हैं। तो उसमें क्या है? निकाय के बाहर से वस्तु की प्रणाली पर कार्य करने वाला बाहरी बल। निकाय के बाहर से जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के बाहर से जब कोई बल लगता है तो वो संपर्क बल कहलाता है। जैसे दरवाजे को खोलना, दरवाजे को खोलना, तो दरवाजा जब हैंग है किस पे? कब्जों पे, कब्जों पे दरवाजा लटका हुआ है, रुका हुआ, टिका हुआ, तो वहां उस दरवाजे के भार को कब्जा डांटे हुए, जमीन में तो रखा नहीं रहता, कब्जा ऐसे हैंग किए रहते, तो वहां एक भार तो खुद ही लग रहा होता, उस भार के कारण उस पर बल लग रहा होता, लेकिन बाहर से तुम इसको खोलते हो तो एक अलग से बल देना होता है। तो दरवाजे को खोलना या बंद करने में लगने वाला बल ये क्या कहेगा? प्रयुक्त बल। गेंद को किक करना, अब गेंद जमीन पे रखी तो भार के कारण तो बल नीचे की ओर लग ही रहा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो जमीन तो खींचे ही रही, और जमीन पृथ्वी जो है वो उस पर नीचे की ओर बल लग रहा, पृथ्वी ऊपर की ओर लगा रही, तो वो उनका निकाय का बल माना जाएगा, उनका आपसी बल है। लेकिन बाहर से तुम उसको किक कर देते हो तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बाहरी बल हो जाए। गीले कपड़ों को निचोड़ना, अब गीले कपड़े हैं ऐसे, तुमने देखो देखो ये चित्र में देखो, ये सब इमेजेस दी गई है। देखो ये इमेज नंबर फर्स्ट में देखिए, ये देखो दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये बल तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ये संपर्क बल का ही उदाहरण है। कहे तुम दरवाजे के संपर्क में तो हो, दूर से तो लगा नहीं रहे। असंपर्क बल अभी आगे पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा, उनमें तो पास में जान ही नहीं होता जिसपे बल लगाना है। ठीक है, यहाँ तुम दरवाजे पे बल लगा रहे हो तो दरवाजे के संपर्क में हो, और तुम ऐसे कर रहे, खोल रहे, बंद कर रहे। ये देखो बच्चा फुटबॉल को पीट रहा, तो यहाँ पे भी संपर्क बल का उदाहरण। ये देखो
तुम ऐसे कर रहे हो तो संपर्क, तुम उसके संपर्क में हो जिस वस्तु पे बल लगा रहे हो, ऐसे, तो ये संपर्क बल का उदाहरण। ठीक है, ये साइकिल चला रहा है तो ये निकाय साइकिल है, और इस पे तुम साइकिल के पैडल के संपर्क ही में तो हो, तो संपर्क बल हो गया। तो ये प्रयुक्त बल है, तो ये संपर्क बलों का ही एक पार्ट है। अब आ जाओ असंपर्क बल। असंपर्क बल जो होते हैं, ये किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु द्वारा लगाया गया बल है जो सीधे संपर्क में नहीं है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है लेकिन सीधे टच में नहीं होती। इनमें देखो, जो जिस पे बल लगा रहा था सीधे टच में है। किवाड़ पर बल लगा रहा है ये मैन, तो देखो किवाड़ के सीधे टच में है। यहाँ देखो गेंद पे लगाएगा तो गेंद से सीधे टच में रहेगा। यहाँ देखो कपड़े के डायरेक्टली टच में है। ये मैन देखो साइकिल पे लगा रहा है तो पैडल के थ्रू ये डायरेक्ट टच में है। असंपर्क बल में क्या होता है, टच में नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे वह बल जो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो तुम्हारा है ये असंपर्क बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल को हम थोड़ा पीछे समझा दें कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल में कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने बताया जब दो पिंड हों, एक m1 द्रव्यमान का और एक m2 द्रव्यमान का, लेकिन इनके ये r दूरी पर रखे हों। कितने दूरी पर, r दूरी पर। और ये m1 m2 के मान भी बहुत बड़े हों, थोड़े छोटे छोटे मानों पे, पिंडों पे नहीं लगेंगे, बड़े पिंड हों। तो क्या होगा, न्यूटन ने क्या बताया कि इनके दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा। ये इसको खींचेगा अपनी तरफ और ये इसको खींचेगा। वो आकर्षण बल कितना होगा, वो F बराबर होगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। वो आकर्षण बल क्या होगा, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा। तुम कहो कि सर जी कोई भी दो पिंडों के बीच लगेगा ये बल, कोई दो पिंड r दूरी पर रखे हो ये लग जाएगा। तो बेटा कोई दो पिंड नहीं लगेगा। जैसे तुम ये कहो ये आपका रिमोट है और ये आपका पेन है, इनके बीच क्या लगेगा, इन्हें पास पास रख दो, क्या ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि m1 m2 ये तभी लगता है जब m1 m2 के मान बहुत बड़े होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा के बीच लगेगा, ये बल सूर्य चंद्रमा के बीच लगेगा, पृथ्वी सूरज के बीच लगेगा, है ऐसे बड़े बड़े आकाशीय पिंडों के लिए ये लगता है। तो समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे समझने वाली जो चीज है वो ये है कि ये दोनों पिंड और ये दोनों पिंड ये एक दूसरे से काफी दूरी पे होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं होते, जुड़े भी नहीं होते, फिर भी ये एक दूसरे पे बल लगाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा सन है, सन, और ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सन से क्या जुड़ी है, कोई रस्सी वस्सी बंधी नहीं। आप बोलोगे कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, ये इधर की ओर ये इधर की ओर। तो ये फोर्स लगा रहे हैं, दूर है, संपर्क में नहीं, टच नहीं है, स्पर्श नहीं कर रहे, फिर भी ये एक दूसरे पे बल लगा रहे, इसीलिए तो इसका नाम है असंपर्क बल। असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल। समझ गए। तो इनमें असंपर्क बल में कौन कौन आते हैं, ये तो हमने बता दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आगे विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, जरा इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये अणुओं की विद्युत और चुंबकीय बंधुता के कारण होता है, जो इस बल को उत्पन्न करता है और इसके परिणाम और परमाणुओं और ठोस पदार्थों को बांधे रखता है। इनमें विद्युत एक बंधुता होती है, एक चुंबकीय बंधुता होती है, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें विद्युत बंधुता और चुंबकीय बंधुता के कारण इसमें अणु जो होते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं। उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को परमाणु और ठोस पदार्थों को बांधे रखता है ये बल, इसका नाम विद्युत चुंबकीय बल। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि वे दोनों परमाणुओं को बांधे है या ठोस पदार्थों को बांधे है, तो उन्हें पास पास टच होने की जरूरत
नहीं होती इसमें भी। अब आता है नाभिकीय बल। ये क्या है? यह एक ऐसा बल है जो परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। ठीक है, यह सामर्थ्य के आधार पर इस प्रकार विभाजित है, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय। जरा इसको समझिएगा। ये देखो, ये भी इसका एग्जाम्पल है। किसका? असंपर्क बल का। ये होता है परमाणु, एटम, परमाणु। और परमाणु के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक कौन होता है? नाभिक। और इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा। और ये प्रोटॉन चूंकि प्लस है और इलेक्ट्रॉन ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस अपोजिट जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते। भले ही ये टच में नहीं होते, जुड़े नहीं होते, दूरी तो होती इनके बीच, गैपिंग, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पे खिंचाव करते हैं। इस बल का नाम ही नाभिकीय बल है। जब ये प्रोटॉन इनके बीच नजदीक होता है तो ज्यादा खिंचाव करता है, जितना दूर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उतना कम खिंचाव करता है। तो जब कम खिंचाव करेगा, कम बल लगाएगा, उसका नाम होगा दुर्बल नाभिकीय बल। जब ज्यादा बल लगाएगा तो उसका नाम होगा प्रबल नाभिकीय बल। समझ में आया क्या? नाभिकीय बल समझ गए? नाभिकीय बल नाभिकीय बल क्या होता है? ओहो, थोड़ा मिस्टेक कर दी। थोड़ा यहाँ पे हमने ये इनके बीच बता दिया, इलेक्ट्रॉन और इसके बीच। असल में ये इलेक्ट्रॉन के बीच नहीं होता, यहाँ तो वैद्युत स्थैतिज बल लगता है। ये होता है तुम्हारा, ये असल में ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एक बल से आपस में बंधे रहते हैं, उस बल का नाम है नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये क्या होता है? ऐसा बल जो रेडियोधर्मी 6 परमाणुओं के बीच उपस्थित होता है। जो रेडियो एक्टिव परमाणु होते हैं, रेडियो एक्टिवता पढ़ी होगी। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वे होते हैं जो स्वतः वेदी किरणें उत्सर्जित करते रहते, खुद से अपनी किरणें निकालते रहते, खुद से विघटित होते रहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, ये तुम धूप में रख दो, धीमे धीमे ये कम हो जाएंगे, मात्रा घटती रहती, खुद से ये घटते रहते। तो ऐसे रेडियोधर्मी 6 अणुओं के बीच उपस्थित होते हैं, इन्हें 6 के दौरान उत्पन्न होते हैं। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल है। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल से ये कितने अधिक शक्तिशाली हैं? कहे तो दुर्बल नाभिकीय बल जाते हैं, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल से बड़े हैं। कितने? 10 की पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। कौन? दुर्बल नाभिकीय बल। और गुरुत्वाकर्षण बल तो सबसे मरियम है, सबसे कमजोर है गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत भयंकर लगता है, क्योंकि इनके लिए M1 M2 भी तो बहुत बड़े हैं, अनेक से हैं पृथ्वी और सूर्य हैं। ऐसे प्रबल नाभिकीय बल की बात करें तो वे बल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक में एक साथ बांधे रहते हैं। ये वहीं की बात है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में नाभिक को एक साथ बांधे रहते हैं। जब ये बल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच कार्य करते, या तो 2 प्रोटॉन हो तो 2 न्यूट्रॉन के बीच बनेंगे, एक प्रोटॉन तो एक न्यूट्रॉन के बीच ये बल लगेंगे। लेकिन तभी कार्य करते हैं जब एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, जब एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। स्थिर वैद्युत बलों से 10 की पावर 2 गुना और दुर्बल बलों से 10 की पावर 13 गुना ज्यादा प्रबल होते हैं। ये दुर्बल बल तो जानेंगे, 10 की पावर 25 गुना जो बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल 1 है, तो गुरुत्वाकर्षण बल 1 है, तो ये कितना होगा? कौन सा? दुर्बल नाभिक 10 की पावर 25,
और ये कितना होगा 10 की पावर 38। और ये कितना होगा, ये कौन सा वैद्युत स्थैतिज बल, इसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। ये होगा 10 की पावर 36। ये वैद्युत स्थैतिज बल क्या है, जरा इसको समझो। ये कूलाम ने बताया था इसके बारे में। किसके बारे में, वैद्युत स्थैतिज बल। उन्होंने कहा था जब Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, r दूरी पर, तो इनके बीच भी एक बल कार्य करने लगता है। वो बल का नाम होता है फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r², यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है ये बल। इसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। वो अभी जो हम बता रहे थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगता है वो यही लगता है स्थैतिज वैद्युत बल। उसका मान हम बता रहे हैं, इसका मान होता है तुम्हारा 10 की पावर 36। किससे गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना। ये आगे बात करते हैं संतुलन बल। अभी तो आपने दो तरह के बल पढ़े, एक तो आपने पढ़े कैसे बल, संपर्क बल, और एक पढ़े असंपर्क बल। संपर्क बल का चार्ट क्या देखा, एक बार हम ग्राफ आपको समझा दें। अभी तक आपने क्या पढ़ा है वो चीज समझिए। पहले बल में आपने क्या देखा, फोर्स में, कि दो टाइप के हैं। एक तो आपका है संपर्क बल और दूसरा है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है असंपर्क बल। ठीक है। फिर इसमें संपर्क बल में आपने पढ़ा क्या, अभिलंब बल, अभिलंब बल, ठीक है। और आपने एक पढ़ा भारी के कारण ये अभिलंब बल पर लगता है, एक तनाव बल। ये देखिए, ये आपका है, ये संपर्क में देखिए अभिलंब बल, तनाव बल, दो ये हो गए। और आपने पढ़ा था प्रयुक्त बल। हाँ, प्रयुक्त बल। तो ये तीन तरह के बल आपने संपर्क में पढ़े। संपर्क में तीन तरह के बल, इसको कह दो प्रयुक्त बल। ये बाहर से लगते हैं, निकाय का नहीं होता, ये बाहर से बल लगता है किसी वस्तु पर। ठीक है। ये तनाव बल, अवलंब बल और प्रयुक्त बल। ये अब असंपर्क बल में तुमने क्या पढ़ा, असंपर्क बल में कौन कौन, नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पढ़े। दूसरे कौन, नाभिकीय बल, ठीक है। तीसरा आप कौन पढ़े, स्थिर वैद्युत बल। चौथा आप कौन सा पढ़े, विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत और चुम्बकीय, बताया था, इसको बाद में बात करेंगे, कहा था चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल। ये बल तुमने असंपर्क वाले बल पढ़े हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए असंपर्क वालों को। ये तो वो हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। प्रयुक्त बल के हो गए, ठीक है। असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल, ठीक है। ये देखो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, नाभिकीय बल, ठीक है। इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये तो नाभिकीय बल के बाद। अब आता है बल में संतुलन। अब दो तरह से फिर अलग डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो उनकी कहानी खत्म हो गई। असंपर्क बल और असंपर्क बल, उनकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। तीन तरह के वे थे और तुम्हारे 4-5 तरह के वो थे।
ठीक है, अब इसमें आओ, अब आता है संपर्क बल, संतुलित बल। संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स का है किसी वस्तु पर लगने वाला ऐसा बल जो वस्तु की विराम स्थिति या एक समान गति को नहीं बदलता। यानी कि कोई वस्तु यदि रुकी है तो वह रुकी रहे, बल खूब लगाओ लेकिन रुकी है तो रुकी रहे, स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देता लेकिन बल लग रहा होता है, उस बल को हम संतुलन बल कहते हैं। वैसे बल की हमने परिभाषा क्या बताई थी? बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, लेकिन ये जो संतुलित बल होता है ये लग भी जाता है लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। कैसे? जैसे एक बड़ा सा पहाड़ हो या मान लो ये दीवार है, दीवार, अब दीवार पे तुमने ऐसे हाथ लगाए और धक्का देने लगे, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन तुमसे कहा जाए कि क्या बल नहीं लगाया तुमने? बल तो लगाया, लेकिन वो कौन सा बल था? संतुलन बल था। ठीक है, क्योंकि वो संतुलन में ही बनी रही। ठीक है, और उदाहरण देख लो, स्थिर उड़ान में विमान की गति, विमान ना जब तेज हो रहा होता है ना स्लो हो रहा होता, एक समान स्पीड से जा रहा होता, तो विमान की गति संतुलित गति है। पानी में तैरती हुई वस्तुएं पानी में जो तैर रही हैं, इसका मतलब वो संतुलन बल है, क्योंकि जितना बल भार के कारण नीचे लग रहा उतना ही पानी उत्प्लावन बल ऊपर लगा रही, तो वो संतुलन में है। या ऐसे कह सकते हो, एक और हम इसकी परिभाषा आपको दे दें, संतुलित बल वे कहे जाते हैं जिनमें दो या दो से अधिक बल लगे और वे उनका रिजल्टेंट, वे इस स्थिति में लगे, एक दूसरे के अपोजिट लगे या एक दूसरे से एक निश्चित कोण पे लगे, ऐसे लगे कि परिणामी बल उनका रिजल्टेंट फोर्स शून्य हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स उनका कुछ ना रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। जैसे पानी में तैरती वस्तुएं हैं, अब इनका परिणामी शून्य ना होता, भार ज्यादा होता, उत्प्लावन बल कम होता तो डूब जाती, या सही है? तो पानी में तैरती वस्तुएं तो संतुलन। पेड़ में लटके फल, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है उतना ही डाली इस पे बल लगाए, तभी तो वो लटक के रह गए। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता, डाली कमजोर पड़ जाती जिसमें लटका हुआ है, ये देखो, तो ये चीज डूब नहीं, ये नीचे नहीं गिर जाती। हाँ, तो ये देखो, ये इमेजेस थ्रो आप देख सकते हो। स्थिर खड़ा व्यक्ति स्थिर खड़ा है, इसका मतलब जितना नीचे बल लग रहा है उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, तो ये संतुलन बल है। ये देखो इमेजेस दिखा रही हैं कि चीजें कैसे संतुलन में हैं। ये देखो, ये आपकी कैन तैरती हुई चली जा रही पानी में, तो इस पे संतुलन बल है। ठीक है, आगे आगे। अब असंतुलन बल क्या होते हैं? ऐसे बल होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर गति पैदा करते हैं, व्यक्ति साम्य अवस्था में नहीं होता, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी स्थिति में जिन बलों के कारण परिवर्तन हो जाता, वे बल हट जाएं तो स्थिति बदल जाती है उनकी। तो देखो, किसी वस्तु पर लगने वाला बल शुद्ध बल, ऐसा शुद्ध बल जो विपरीत बलों द्वारा प्रभावहीन नहीं किया जाता, जिसका, या ऐसे कह दो कि दो या दो से अधिक बलों का वह परिणामी जिसका परिणामी मान शून्य ना हो, वे दोनों बलों को मिला के या दो से ज्यादा बल लग रहे हो, उनका रिजल्ट निकाला जाए, जोड़ निकाला जाए तो जीरो ना हो। ठीक है, तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं, जिनका परिणाम स्वरूप त्वरण या गति में परिवर्तन हो। और ये बल क्या कर देते हैं? या तो त्वरण उत्पन्न करते हैं या ये गति में होते हैं। अब देखो कैसे बैलेंस नहीं है, पहले ही इमेज से देखो आप, यहां देखो, टहनी ने सेव पर बल लगाया, टहनी सेव को अपना बल लगा के ऊपर की ओर खींच रही, लेकिन सेव पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा पड़ गया, टहनी उतना नहीं लगा पाई, कमजोर पड़ गई। तो देखो, ये ज्यादा हो गया इधर वाला पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण, टहनी द्वारा कम पड़ गया तो पृथ्वी की ओर गिर गया। अब जब ये गिरा है तो इसमें त्वरण आ गया, गुत्ती त्वरण आ गया। तो ये जो असंतुलित बल होते हैं, इनके कारण गति होती है, इनमें त्वरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें त्वरण आ गया, जी पैदा हो गया। ठीक है, दूसरी ये देखो, पत्थर आपने मारा, इसमें
ऐसे किया और पत्थर उछल गया। क्यों? क्योंकि पत्थर पे जो लगने वाला भार था, भार वो एक ऐसा ये पत्थर था है कोई शेप टाइप की, तो ये जो बल है, कौन सा बल? ये जो तुमने ऐसे फेंका, तो इसके भार के कारण जो बल लग रहा था नीचे की ओर, वो कम रह गया, उत्प्लावन बल ज्यादा, तो इसने इसको चीज को ऊपर फेंक दिया। या ऐसे समझ लो कि ये चीज तुमने पत्थर डाला तो पत्थर का भार ज्यादा पड़ गया और ये उत्प्लावन बल कम, तो चीजें नीचे की ओर डूबने लगी। ये चित्र में देख लो। आगे तीसरे में देखो, ये लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे जब कर रहा है तो इसके द्वारा ऊपर की ओर बल लगा हुआ है। ये देखो गेंद फेंक दी तो इस पे लगने वाला बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल, बल कम पड़ गया, अब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, तभी ये नीचे की ओर आने लगी। देखो अब उदाहरण में समझो, पेड़ से गिरता हुआ फल, पानी में डूबती हुई कोई वस्तु, ठीक है, गाड़ी के पहिए का घूमना, किक लगाने के बाद गोल की ओर बढ़ता फुटबॉल, ये सब किसके उदाहरण है? ये असंतुलन बल के उदाहरण। किसके उदाहरण है? असंतुलन बल के उदाहरण। अब देखो जड़त्व के प्रकार। आज बल तो पूरा हो गया, कल के टॉपिक में हम बात करेंगे जड़त्व। जड़त्व क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक बार बल का हम रिवीजन करते हैं, तो बल को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि बल क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो पूरी क्लास को एक बार में, वंस टाइम में एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो क्या होता है कि बल, पहले फोर्स, फोर्स यानी कि बल। बल क्या है? तो आप बोलोगे बल सर जी एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। ये बल कितने प्रकार के? तो आप बोलोगे सर दो प्रकार के, एक तो कांटेक्ट, संपर्क वाला बल, और दूसरा असंपर्क वाला बल। असंपर्क वाला बल, ठीक है, दो तरह के बल होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे संपर्क वाले बल तीन प्रकार के होते हैं सर जी। एक तो आपका हो गया कौन सा? अभिलंब बल, अभिलंब बल, अभिलंब बल। और दूसरा हो गया आपका प्रयुक्त बल, प्रयुक्त बल जो तुम्हें लगाना बाहर से होता है, किसी निकाय पर नहीं होता, प्रयुक्त बल। और तीसरा आपका तनाव बल, यस तनाव बल। अब इसमें असंपर्क बल में कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे जो एक बल जब दूसरी वस्तु पे लगता है तो वो दोनों वस्तुएं संपर्क में ना हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जैसे तुम्हारा और कौन सा बल है? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और कौन सा बल है? जैसे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और कौन सा बल है? जैसे तुम्हारा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिकीय बल के भी दो प्रकार हो गए, दुर्बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और दूसरा प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आपके संपर्क बलों के थे। दूसरे तरह से यदि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए बलों का, दूसरे तरह से यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें बलों को, तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यहां से देखो, एक तो होते संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा होता असंतुलित बल, असंतुलित
तुलित बल, ठीक है। जिनमें परिणामी बल क्या होता है, जिनमें रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल शून्य होता है, नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। तो ये कहानी आज आप बलों के बारे में जाने और विथ चित्रात्मक रूप से जाने कि बलों के बारे में, ठीक है। तो समझ में आई क्लास। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। आगे कल आप मूवमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में पहले पढ़ेंगे, तब आगे मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आएगा। इनर्सिया के बारे में कल आप पढ़ेंगे, जड़त्व के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।